लेकिन कोई जो कानून बना है ये देश के करोड़ों किसानों के हित में है। और जो मैंने शुरू में कहा कि अगर किसान विरोधी होता तो बिहार और यूपी का किसान भी सड़कों पर आंदोलन करता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन ये देश के करोड़ों किसानों के हित का ये कानून है। जब कोई किसान सड़क पर नहीं आया, तेजस्वी जी को 1 महीना दिल्ली जाके बैठ जाना पड़ा। और जो भारत बंद का कॉल दिया था उस बंद में भी तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। तो इससे मेरे मित्रों, देश के किसानों ने इस किसान आंदोलन को नकार दिया, लेकिन उसके बावजूद चूंकि दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, दिल्ली को घेर रखा है, रोज तरह तरह की धमकियां देते हैं और किसान चाहता भी है कि समझौता हो जाए। उनका नेतृत्व करने वाले ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का समझौता हो। और फिर इसमें कांग्रेस जुड़ गई, वामपंथी दल जुड़ गए और पार्टियां जुड़ गई और अपना आग में घी सेकने लगे। अब उनको लगने लगा कि इसका लाभ उठाया जाए, नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए, नरेंद्र मोदी कोई सुधार न कर सके। मेरे मित्रों, आप यहाँ बैठे हैं, जीएसटी लागू हुआ इस देश के अंदर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुजरात में कितना विरोध किया सूरत के लोगों ने, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो सूरत जिले के अंदर एक सीट छोड़कर भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटों को जीतने में कामयाब रही। नोटबंदी लागू हुआ, कितना हंगामा किया गया, गरीब लाइन में लगा, गरीब बर्बाद हो गया। और उसी के बाद यूपी का चुनाव हुआ, तो नोटबंदी के बाद यूपी के चुनाव में क्या परिणाम हुआ। और इस किसान कानून के दौरान तो बिहार का चुनाव हुआ, क्या हुआ बिहार के चुनाव के अंदर, बहुमत मिला कि नहीं मिला। लेकिन ये कुछ लोग हैं इस देश के अंदर जो वोट के द्वारा नरेंद्र मोदी को पराजित नहीं कर पाए। वो मौका तलाशते, वो अवसर की तलाश में कोई मुद्दा मिले उसको भड़काओ, बरगलाओ, भ्रम पैदा करो। चाहे वो कोविड का मामला हो, सीएए का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, या कृषि कानून में सुधार का मामला हो। इसलिए मेरे मित्रों, हमको इन बातों से सावधान रहने की जरूरत। और मैं बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कांग्रेस राजद के उकसावे के बावजूद कोई किसान बिहार के अंदर सड़कों पर नहीं आया। और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार का किसान बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है, और वो राजद कांग्रेस का साथ नहीं देगा। आज ये मैंने देखा कि कांग्रेस के लोगों ने 15 तारीख से किसानों के समर्थन में आंदोलन चलाने का फैसला किया है। तो बैठेंगे धरना पर, गर्दनी बाग में धरना की जगह है, बैठिए, कौन मना करता आपको धरना देने से। लेकिन मित्रों, जो किसानों के सुधार के लिए जो कानून लाया गया, और नरेंद्र मोदी जी देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि हम किसानों की आमदनी दुगना करेंगे। और मित्रों, आपको मालूम है कि स्वामीनाथन कमीशन एक बना था, और स्वामीनाथन कमीशन का उद्देश्य था कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसकी कीमत का निर्धारण कैसे किया जाए। तो स्वामीनाथन ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दिया और ये कहा कि किसान की जो लागत है उसका 1.5 गुना समर्थन मूल्य होना चाहिए। 2006 में रिपोर्ट आई। 14 तक किसकी सरकार थी, कौन था प्रधानमंत्री, कांग्रेस के लोग थे। उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो 2018 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया और कहा कि जो किसान का लागत मूल्य है, उस लागत मूल्य का, उसका जो लागत मूल्य है, उस लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय देश के अंदर धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपया है। और पिछले साल कितना था, तो पिछले साल में 53 रुपये की वृद्धि करके इस साल जो देश में धान की खरीद हो रही है वो 1868 रुपये में हो रही है। 2013-14 में धान की कीमत क्या थी, प्रति क्विंटल 1310 रुपये, और 20-21 में क्या कीमत है, 1868 रुपया। यानी पिछले 6 साल में, 7 साल में 538 रुपया ये समर्थन मूल्य के अंदर वृद्धि की गई है। तो ये काम कोई नहीं कर पाया, ये नरेंद्र मोदी ने हिम्मत के साथ करके दिखलाया कि हम 1.5 गुना समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे लागत मूल्य का। लेकिन मेरे मित्रों, दुर्भाग्य है, एक बात और बता दें, पंजाब के लोग चावल नहीं खाते, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल पैदा करते हैं पंजाब में।
और आपको मालूम है कि धान कहाँ पैदा होता है? जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ धान पैदा होना चाहिए। और पंजाब में आपको पता है पानी कितना नीचे चला गया, 500 फीट नीचे पानी चला गया है। आज तो बिहार में 30 फीट 40 फीट अगर ज़मीन खोदिए, बोरिंग कीजिए तो पानी निकल आएगा। और पंजाब में 400 से लेकर 500 फीट नीचे पानी चला गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो धान यूपी में, बिहार, ईस्टर्न यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, जहाँ पानी बहुतायत में है, धान का केंद्र होना चाहिए था बिहार, और धान का केंद्र बन गया पंजाब। और उनको बिजली मिलती है मुफ्त में, तो बिजली मुफ्त में, पानी नीचे से निकाला और समर्थन मूल्य पर सारा का सारा धान उनका बिक जाता है। और उसी का परिणाम है कि पंजाब के किसान सबसे ज़्यादा संपन्न हैं। केंद्र की सरकार चाहती है, और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर किसानों की आमदनी बढ़ाना है तो केवल धान और गेहूं की खेती करके किसान की आमदनी को नहीं बढ़ाया जा सकता है। जब तक समग्र कृषि नहीं होगी। समग्र कृषि का मतलब क्या है? केवल धान और गेहूं नहीं, मक्का का उत्पादन हो, सब्जी का उत्पादन हो, फल का उत्पादन हो, मछली का उत्पादन हो। अगर आपका 2 एकड़ ज़मीन है तो आधे एकड़ में तालाब बनाइए, मछली पैदा कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए, धान पैदा कीजिए, मक्का पैदा कीजिए, ज़मीन में पेड़ लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए, ताकि जो फल पैदा होगा उससे भी आपकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में भी और देश के अधिकांश राज्यों के अंदर किसान केवल धान गेहूं पैदा करने में लगा है। और मैं बिहार की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिहार में खगड़िया से लेकर खगड़िया, पूरा कोसी प्रमंडल और पूरा सीमांचल का इलाका, वहाँ किसान धान के बजाय अब मक्का पैदा करना प्रारंभ कर दिया है। मक्के का केंद्र बन गया है नालंदा जिला। पहले भी किसान यहाँ पर सब्जी पैदा करते थे। पटना जिला, सिटी का इलाका, तो जितनी ज़्यादा सब्जी पैदा करेंगे, फल तैयार करेंगे, पैदा करेंगे, उतनी किसानों की आमदनी जो है और बढ़ेगी। और से मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जो आप में से किसान हैं या जिनका संबंध गांव से आज भी जुड़ा है, अपने गांव के किसानों को प्रेरित कीजिए कि वो समन्वित खेती करें। और जिसका मैंने जिक्र किया, मछली पालन, डेयरी पालन, इन चीज़ों को अगर करेंगे तब किसान की आमदनी बढ़ेगी। और मित्रों, हम लोग 15 साल से बिहार के अंदर सरकार में हैं, और बिहार की सरकार ने जो काम किया है, आज समय नहीं उसको बताने का, लेकिन मैं संक्षेप में इतना ही बताना चाहूँगा कि बिहार के अंदर पैक्स क्या होता है ये कोई नहीं जानता था। मैं तो 15 साल एमएलए रहा, मुझे नहीं मालूम था कि पैक्स क्या होता है। जब सरकार में आए 2005 में, तब पहली बार मालूम पड़ा कि पैक्स क्या होता है, और हम लोगों ने पैक्स का चुनाव करवाया। ये पहली बार इस देश के अंदर हुआ है कि यूरिया की कालाबाजारी खत्म हो गई। और ये कमाल है नरेंद्र मोदी का, नीम कोटेड यूरिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस के राज में 3 खाद का कारखाना था, सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर। कांग्रेस के ज़माने में तीनों खाद के कारखाने बंद हो गए। और किसके ज़माने में चालू हो रहा है? तो नरेंद्र मोदी के ज़माने में 6000 करोड़। आप जाइए बरौनी, उसकी चिमनी बनकर तैयार हो गई है। 6000 करोड़ की लागत से बरौनी का खाद कारखाना अगले 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। अब सोचिए कि सिंदरी, बरौनी, गोरखपुर का जो बंद पड़ा खाद का कारखाना था, तैयार हो जाएगा। और पैदा क्या होगा? तो यूरिया तैयार होगी, यूरिया खाद। आज हमको यूरिया इंपोर्ट करना पड़ रहा है, आयात करना पड़ रहा है, तो पैसे की बचत होगी कि नहीं होगी? और नीम कोटेड यूरिया ला दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और पॉस मशीन के द्वारा खाद की बिक्री, इसका परिणाम है कि खाद की कालाबाजारी बंद हो गई। फिर भी यदा कदा मैं देखता हूँ जहाँ तहाँ कुछ लोग आज भी खाद की कालाबाजारी करने का प्रयास करते हैं। तो मैं वैसे खाद के व्यापारियों को चेतावनी देना चाहूँगा, अगर कोई खाद की कालाबाजारी करेगा तो बिहार की सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, उसके लाइसेंस को तो रद्द करेंगे। 1-1.5 से ज़्यादा लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। उनको पकड़कर जेल के अंदर भी और बंद करने का काम करेंगे। एक और अंतिम बात मित्रों, आज बिहार की जब हम बात करते हैं तो जो
जिनकी जमीन है वो खेती नहीं करते। खेती कौन कर रहा? तो बटाईदार कर रहा है। और जो जमीन का मालिक है वो नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उद्योग चला रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि खेती में ज़्यादा लाभ नहीं है। तो जो बटाईदार है, जो गैर रैयत है, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, बैंक का ऋण नहीं मिलता है, क्योंकि ज़मीन का कागज जिसके नाम से होगा बैंक उसी को कर्ज देगी, डीजल अनुदान उसी को मिलेगा, धान की खरीद उसी की होगी जिसके पास लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट होगा। लेकिन मैं बिहार की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों के कार्यकाल में ये निर्णय लिया गया कि केवल हम रैयत किसान से ही धान नहीं खरीदेंगे, जो बटाईदार है उसका भी हम धान खरीदेंगे। और इतना ही नहीं, तो बिहार सरकार की जितनी योजनाएं हैं कृषि से जुड़ी हुई, उन सारी योजनाओं का लाभ हम गैर रैयत किसानों को भी और बिहार में दे रहे हैं। उसका परिणाम है, क्योंकि जब तक बटाईदार मेहनत नहीं करेगा, उसको लाभ नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तक वो मेहनत नहीं करेगा। इसलिए सरकारी योजनाओं का लाभ भी जो है और उनको दिया जा रहा है। और मित्रों, जब 2005-06 में हम लोग सरकार में आए तो बिहार का कृषि का बजट था 241 करोड़ रुपया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जब मैंने वित्त मंत्री के नाते पद छोड़ा है तो बिहार का कृषि का बजट है 2041 करोड़ रुपया, यानी 241 करोड़ से लगभग 9 गुना बढ़कर 2041 करोड़। और पशुपालन, इसका बजट था 73 करोड़, आज ये बढ़कर हो गया 776 करोड़, यानी लगभग 100 गुना पशु मत्स्य संसाधन विभाग का और बजट बिहार के अंदर बढ़ गया है। और मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसान क्रेडिट कार्ड ये अटल जी की सरकार ने प्रारंभ किया था कि किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराया जाए। और नरेंद्र मोदी जी ने अब निर्णय लिया है, अभी तक केवल खेती करने वाले किसानों को ही केसीसी मिलता था, लेकिन अब जो डेयरी का काम करेंगे, जो मत्स्य उत्पादन करेंगे, उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। तो इसलिए मित्रों, मुझे लगा कि आज की इस कार्यसमिति की बैठक में मेरे पूर्व भी कई लोगों ने इस विषय को आपके सामने रखा होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि राम मंदिर के निर्माण में योगदान, कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है उस भ्रम को दूर करना, और किसान आंदोलन, कृषि से जुड़े जो मामले हैं, इन तीनों मामलों को लेकर आगे आने वाले दिनों के अंदर बिहार के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर इन बातों को लोगों को समझाने की आवश्यकता है। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार अभिषेक जी को आमंत्रित करने के लिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।